टाइम नहीं चल रहा है, लगा दो तू ही चार्ज कम है तो। आज समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में आयोजित इस देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में सहभागिता और महत्व विषय पर आयोजित इस भव्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे सम्मानित विधायक राम अवतार सैनी जी, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित नेता, पूर्व विधायक भाई शिवराम सिंह कुशवाहा जी, पूर्व सांसद माननीय जगदीश कुशवाहा जी, इसके साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री विधायक माननीय आर एस कुशवाहा जी, भाई नीरज मौर्य जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, फतेहपुर से हमारी सम्मानित विधायक श्रीमती उषा मौर्य जी, हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी भाई बच्ची सैनी जी, साथ ही साथ हमारे पूर्व विधायक भाई रोशन लाल वर्मा जी, पूर्व मंत्री माननीय भगवती सागर जी, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित भाई राम लोटन निषाद जी, भाई आरती कुशवाहा जी, पूर्व विधायक भाई अविनाश कुशवाहा जी, फतेहपुर के चेयरमैन भाई राजकुमार मौर्य जी, पूर्व मंत्री भाई आलोक साक्या जी, हमारे बहुत ही कर्मठ सहयोगी साथी भाई एनपी कुशवाहा जी, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई राजेश कुशवाहा जी, राकेश मौर्य जी, नौजवान साथी राजू रतन जी, भाई बलराम मौर्य जी, भाई जमननाथ मौर्य जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी साथी सम्मानित नेता विद्रोही धनपतराम मौर्य जी, भाई चंद्रपाल सैनी जी, संदीप सैनी जी, राजेंद्र मौर्य जी, भाई कमलाकांत मौर्य जी, रजनीकांत मौर्य जी, गुलाब मौर्य जी, आकाश साक्य जी के साथ साथ मन पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथीगण, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए हमारे सामाजिक परिवर्तन की झलक को लेकर आज सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन की कसक लेकर के आए हुए हमारे नौजवान कर्मठ साथियों, नौजवान साथियों, भाइयों और सम्मानित बहनों, आप जानते हैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों ने समय समय पर हमें सम्मान और स्वाभिमान के लिए सावधान किया, सामाजिक परिवर्तन की बात को आगे बढ़ाई। आज हमारा भारतीय संविधान समाजवाद, लोकतंत्रात्मक
न्याय, सुंदरता और समानता पर आधारित है। साथियों, आज एक खूबसूरत संविधान हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से काम भी कर रहा है और हमारे महापुरुषों की विरासत और खाते के रूप में सामाजिक परिवर्तन की ओर इंगित भी कर रहा है। इस देश में आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत हमें धोखा देने का काम किया, नीच और अधम कहने का पाप किया, यहां तक कि हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से भी वंचित किया, गुलामी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, जो इसी समाज में पैदा हुए थे, सबसे पहले इस पाखंड और समाज के सम्मान स्वाभिमान का बिगुल फूका, जिसको आगे चल करके इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले कंधे से कंधा मिला करके ज्योतिबा फुले का साथ दिया। यही नहीं, हमारे इसी पिछड़े दलित समाज में पैदा हुए थे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नाइक, नारायण संडगाड़े, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। यही नहीं, इसी कड़ी को उत्तर भारत में भी कभी महामना रामस्वरूप वर्मा, कभी ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव, कभी महाराज सिंह भारती और समाजवाद पुरोधा के रूप में इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर राममनोहर लोहिया, इन तमाम महापुरुषों की ख्याति और विरासत को संजो करके आज इस मुकाम तक लाने का काम किया। हमारे प्रिय नेता रहे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनकी विरासत को मजबूती से आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सभी प्रकार मौर्य संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों, आप जानते हैं आज सत्ता में बैठे हुए लोग हमें फिर से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं। हमारे अधिकारों पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी की एक लंबी सूची निकली। सभी विभागों में कितने पीएचडी के छात्र होंगे, सबकी सूची लंबी चौड़ी निकली। मैंने उस पर अपने सोशल मीडिया पर डाला भी। पूरे पिछड़े वर्गों का कोटा उसमें गायब है। यही नहीं, अभी इसके पहले
मत बोलिए, इसलिए कि तारतम्य में थोड़ा टूटता है। आपको कोई बात अच्छी लगी ताली बजाओ, लेकिन जिंदाबाद मत बोलना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए अमृत महोत्सव मना रही है। आजादी के 75 साल बीत गए, अभी अभी आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया। यानी आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी ये कौन सी ताकत है जो आज भी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से दुस्साहस कर उनको अपमानित करने की घिनौनी साजिश करता है, जबकि उन्हीं के अधीन गठित मंत्रिमंडल का एक मंत्री मंदिर के अंदर जाके पूजा करता है चूंकि ऊंची जात का है। द्रौपदी मुर्मू को इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज में पैदा हुई है। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राजस्थान के श्री पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, लेकिन वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसके नाते देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने से रोककर उनको अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी भी दलित समाज के थे। ये कौन सी ताकत है? जब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2017 में भाजपा की सरकार आई, तो इन्हीं भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास कालिदास पाल को पहले गोमूत्र से धोला, उसके बाद गंगा जल से धोला, क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे ठेकेदारों को जो आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक करने की कोशिश करते हैं, उनको सावधान कर देना चाहता हूं। समय रहते नहीं सुधरोगे तो ये देश का जो परिवर्तन का बयार चल रहा है, इस परिवर्तन की बयार में तिनके की तरफ तुम उड़ जाओगे, तुम्हारा कहीं ऐसा पता नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत हमारा वोट का अधिकार है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। साथियों, वो दिन गए जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था। आज ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलए से लेकर सांसद, सभी प्रकार के चुनाव में चुनकर आने वाले प्रतिनिधि सब वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। आप कोई रानी के पेट से नहीं पैदा होता। ये करिश्मा भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया। इसलिए साथियों, आप अपने वोट का सौदा मत करना। माननीय कांशी राम जी की हमें एक बात याद आती है, जब बहुजन समाज के कैडर में कहा करते थे पैसा मांगे तो पैसा भेज दिया होगा कि आए बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े संघर्षों के बाद आपको एक वोट देने का अधिकार दिलाया है। ये वोट अपनी मां
मत समझना। मनोहर काशीराम ये भी कहते थे, हमें मालूम है कुछ लोग अपने वोट का सौदा 5 रुपए पर, 10 रुपए पर, एक साड़ी पर, एक धोती पर, एक झिल्ली शराब पर कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं। मनोहर काशीराम कहते थे कि समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना जो लोग अपने वोट का सौदा चंद रुपयों पर, साड़ी पर, धोती पर, शराब पर कर लेते हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो वोट का सौदा करते हैं वो अपनी मां बहन की इज्जत का भी सौदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। और साथियों, हमारे तमाम वक्ता साथियों ने भी अपील किया कि साथियों, हमें अगर सम्मान स्वाभिमान के साथ रहना, अपने अधिकारों की रक्षा करना है, आरक्षण खत्म न हो, इस बात को सुनिश्चित करना है, यानी संविधान बचाना है, तो साथियों, ये जो जादूगर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो हमारे सम्मान के दुश्मन हैं, हमारे स्वाभिमान के दुश्मन हैं, हमारे आरक्षण के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में सत्ता से भगाने का काम करना है। यह अपील कर रहा हूं। कल मैं फिरोजाबाद में था। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन से निकला, मेरे मोबाइल में एक सूचना आई, एक साधु ने 5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार डाला। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर मुंह में, नाक में, कान में किसने पेशाब किया, वो भी भाजपा के पूर्व विधायक का साथी था। यही नहीं, उसी मध्य प्रदेश में एक दूसरे आदिवासी के शरीर पर, पूरे शरीर में मल का लेपन किया। वो कौन था? वो भी भाजपा का नेता था। यही नहीं, मेरे ऊपर भैया से बात कर ले। किसी ने जान से मारने की सुपारी दी, किसी ने तलवार खरीद कर हवा में लहराते हुए कहा था कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तलवार से हत्या करूंगा। किसी ने 21 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 51 करोड़ देने की सुपारी दी। और यही नहीं, किसी ने जुबान काटने की सुपारी दी, किसी ने हाथ कान काटने की बात की, नाक कान काटने की बात की, किसी ने हाथ काटने की बात की। मैं कह देना चाहता हूं, ऐसी मानसिकता के लोग जिनके दिलों में जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, वो नहीं चाहते कि सभी लोग इंसान की जिंदगी जिए। जो इंसान को जानवर से बदतर सलूक करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के हत्या करने की धमकी से, सिर काटने कटवाने की धमकी से, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने की धमकी से डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आज यहां आने पर मैं आ रहा था, भारतीय जनता
समाजवादी के लोग नारा बड़ा अच्छा अच्छा देंगे, हमारे लोग भी गुमराह होकर के कभी कभी उनका जिंदाबाद भी बोलने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं ऐसे पागल लोग अपनी बेटी और बेटे की आरक्षण को खत्म करने वालों का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ आवाज उठाकर अपने सम्मान और स्वाभिमान को यथार्थवादी ताकतों के जूते के तले रौंदने का मौका दे रहे हैं। ऐसे लोग संविधान को खत्म करने वालों का साथ दे रहे हैं। इसलिए यहां पर बैठा हुआ हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बनकर के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर लेना। और साथ ही साथ साथियों, आप जानते हैं आज भी आदिवासी दलित और पिछड़े इनको अच्छे नहीं लगते यार, और यही कारण है भेज दी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मीठी बात करके हमें ठगने की कोशिश कर रही है। आज जातवाद जनगणना क्यों नहीं? जातवाद जनगणना 1871 से लगातार चल रही है, हर 10 साल के अंतराल पर होती है। अंतिम जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 की जाति गणना में पहले काका कालेलकर का आयोग बना। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट लाई, लेकिन उसको जारी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों में आरक्षण देने की अलग अलग सिफारिश की थी, और उसमें आबादी 52% थी। लेकिन साथियों, मंडल आयोग ने भी 1931 की जाति जनगणना को आधार बनाया। 1931 की जाति जनगणना में पिछड़े वर्गों की आबादी 52% थी। रामाबाद सजी ने स्पष्ट किया, आरक्षण तो हमें 52% मिलना चाहिए था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की यह बाध्यता रही कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए 52 के बजाय हमें 27% आरक्षण मिला। लेकिन उस 27% आरक्षण को भी, अनुसूचित जात के भी आरक्षण को, अनुसूचित जनजाति के भी आरक्षण को बारी बारी से सरकार खत्म कर रही है। साथियों, आरक्षण जरूरी क्यों है? जातवाद जनगणना जरूरी क्यों है? इसलिए कि 1931 और आज में एक लंबा गैप हो गया। सैकड़ों पिछड़ी जातियां जो 1931 में नहीं शामिल थी, आज वो पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं। जब 1931 की जाति जनगणना थी तो उसमें जाट पिछड़े में शामिल नहीं था, गुर्जर पिछड़े में शामिल नहीं था, उस समय पसमादा मुसलमान पिछड़े में शामिल नहीं था। लेकिन आज हमारे पिछड़े समाज में हमारा हिस्सा जाट भी है, गुर्जर भी है, पसमादा मुस्लिम भी है, और सैकड़ों अन्य जातियां भी हैं जो 31 की जाति गणना में पिछड़े नहीं थे, लेकिन आज पिछड़े हैं। उनकी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी आबादी, केवल पिछड़ों की आबादी लगभग 70% पहुंच रही है। और ये लोग डर रहे हैं कि अगर जातवाद जनगणना हो गया और 70% मालूम हो गया कि इनकी आबादी एक्चुअल अब 52 नहीं 70% है, तो ये आरक्षण भी 70% के मुताबिक करना शुरू कर देंगे, मांग करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जब ये फंसते हैं
घोषणा कर देते हैं कि हम जातिवाद जनगणना कराएंगे। 2010 में भाजपा के एक बड़े नेता मुंडे जी थे, उन्होंने कहा था ईमानदारी से 2011 में जातिवाद जनगणना को सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे कि पिछड़े वर्गों का हक ना मारा जाए। इत्तेफाक से कुछ दिन बाद सत्ता भी भाजपा की आ गई, काम में तेल डाल के बैठ गए। 2019 लोकसभा चुनाव में तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो जातिवाद जनगणना जरूर कराएंगे। सत्ता में आ गए, फिर जातिवाद जनगणना कराना भूल गए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा जातिवाद जनगणना नहीं कराती है, जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, जातिवाद जनगणना कराने का काम हमारी सरकार कराएगी। इस साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ गया जिसमें देश खतरे में हो, राष्ट्रीय संपत्तियां, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हों, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया। ये सारे सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान, सरकारी विभाग, जहां नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीद हुआ करती थी, इनको बेचकर निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों की सरकारी नौकरियों पर तलवार चला रहे हैं। सावधान रहना। पूर्व की सरकारें जब भी केंद्र में आती थी तो निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, उससे रोजगार के अवसर नए पैदा होते थे, नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता था। जब से सरकार आई, नौजवानों को सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए। कभी कोई जगह निकली तो कभी पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म, कभी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म, कभी शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण खत्म। बारी बारी से सबके हकों पर डकैती डाल रहे हैं। यही नहीं, आज संविधान भी खतरे में है, क्योंकि आज संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार किया जा रहा है, संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात की व्यवस्था की थी कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए आयोग गठित कर उनको आरक्षण दिलाना सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबके विश्वास का कर रहे हैं कत्लेआम। सावधान रहना साथियों। आप एक बहुत बड़ी आबादी को प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछड़े वर्गों की एक बहुत बड़ी आबादी आप लोगों की है, इसलिए इस लड़ाई में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने की भी जरूरत आप लोगों की है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज लोकतंत्र भी खतरे में है। जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सबके खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि विपक्षी पार्टियां इस अन्याय के खिलाफ ताल ठोक करके जनता के बीच में जाने से बचें। यानी लोकतंत्र को कुचला जा रहा
अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाजपा सरकार को सत्ता सुखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी एकता का एक लगातार अभियान चला रहे हैं। इनके प्रयास का नतीजा रहा कि आज पूरे देश में विपक्षी गठबंधन इंडिया के रूप में खड़ा हो गया है। जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया के रूप में आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को पसीना आना शुरू हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के व्यूह रचकर हमारी आवाज को दबाने का दुस्साहस कर रही है। लेकिन साथियों, वर्दी सनाफ और वर्दी फादर अखिलेश यादव जी भी कोई अरे गरे नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के उस कार्रवाई के सम्मान वो मुलायम सिंह यादव जी जो संघर्ष के पर्याय माने जाते थे, जो जिनकी पूरी जिंदगी संघर्षों की रही है, वो उनको विरासत में मिली है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आप सब एक मजबूत सिपाही के रूप में समाजवादी आंदोलन के अलंबरदार बनकर के भाजपा का सुपड़ा साफ करने का, संकल्प लेके हाथ से जाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मुख्य अतिथि जी आपके बीच में बोलेंगे और जब तक माननीय मुख्य अतिथि जी का भाषण पूरा खत्म न हो जाए, मैं कहूंगा आपके जोश और खरोश में भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसी दमखम के साथ आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुनेंगे और सुनने के बाद आपको हमने प्रतीक स्वरूप यहां पर बुलाया था। मैं तो खुले मैदान में लाखों की तादाद में रैली करने का प्रदर्शन था। हमारे भाई राम अवतार सैनी जी हमसे कई बार अनुरोध किए कि बरसात का समय है, खुले में रैली करना संभव है नहीं, इसलिए कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी ना आवे, हम चाहते हैं किसी बंद हाल में कार्यक्रम कर लिया जाए। मैंने उनके अनुरोध पर हरी झंडी दी और उससे कहा पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के कार्यक्रम लो, और उसी का नतीजा है कि आज आप लोगों के सहयोग से यह भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को सामूहिक रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पिछले गेट से आए, इनको नहीं मालूम आगे क्या नजारा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भीड़ यहां पर है, यही भीड़ 4-5 इससे ज्यादा 4-5 गुना भीड़ इस साल के बाहर चारों ओर मंडरा रही है। आप पीछे से आए हैं, मैं आगे से आया हूं, और आगे से आया हूं तो भीड़ को देखते हुए आया हूं, और जो भीड़ अंदर है